हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कि लाइफस्टाइल को ठीक करके हम कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस बातों को हमें ऑथेंटिकली और विस्तार से बताने हेतु हमारे बीच बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, जिनका नाम हम में से बहुत सारे लोगों के लिए नया नहीं होगा। वो हैं डॉक्टर चिराग भाई शाह। उनका परिचय दूं उससे पहले उनका रेफरेंस देने के लिए हमारे मित्र डॉक्टर पीची शाह साहब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। डॉक्टर चिराग शाह एमडी मेडिकल ऑन्कोलॉजी यूएसए, एमडी हेमेटोलॉजी यूएसए, एमडी इंटरनल मेडिसिन यूएसए, trained in USA for 7 years as at prestigious institute like Albert Einstein College of Medicine, New York, and Wayne State University, Detroit, Michigan. Currently, he is the director, Department of Hematology, Oncology, and Stem Cell Transplant at Apollo Hospital, Ahmedabad. He authored a book in 2014 on cancer evaluation and management in Gujarati and English, gave several presentations, speeches, and teaching sessions at various forums in India, author of several articles for lay press on cancer awareness and education, member of American Society of Clinical Oncology and Hematology, member of American Society of Blood and Marrow Transplantation, running largest NGO, manage palliative care Center of Gujarat for cancer patients completely free of cost for over 10 years, known as Karunalai, managed by Shyam Oncology Foundation. His areas of interest are stem cell transplants and have done more than 200 transplants. ये आंकड़े शायद थोड़े से मेरे पास अपडेटेड नहीं है। Hemato-oncology and breast cancer training are also his area of interest, and he worked in it a lot. So, dear friends and family, with profound pride and joy, I am inviting today's speaker and very well-known cancer specialist, Dr. Chirag Bhai Shah. चिराग भाई, लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड ओवर टू यू सर। नमस्ते, थैंक यू। मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा ज्यादातर। लीना जी की तरह मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर मैं प्रयास कर लूंगा। तो पहले मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस सर, वी कैन सी। बहुत लोग लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं कि कैंसर लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, और ज्यादातर लोग जब लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो वो समझते हैं कि अपने खाने में कुछ चीजें बंद करें और कुछ खाएं, और दूसरा एक्सरसाइज करें, तो इन चीजों से हम कैंसर से बच सकते हैं। तो ज्यादातर लोगों के मन में लाइफस्टाइल के यही मायने हैं, एक्सरसाइज और डाइट। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि और क्या सीक्रेट्स हैं लाइफस्टाइल के बारे में, जो कि रिसर्च हो चुका है काफी हद तक, काफी हो रहा है, पर अभी तक पब्लिक के सामने ये इतना इसका अवेयरनेस नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें कुछ कुछ हद तक आती हैं, पर इसके जितना हम तंबाकू के बारे में जानते हैं कि टोबैको से कैंसर होता है, इतना हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। और हमारे कई पेशेंट्स को और उनके रिलेटिव्स को ये सवाल होता है कि इनको कैसे कैंसर हो गया, इन्होंने तो कभी तंबाकू नहीं खाया, कभी दारू नहीं पिया, तो हमेशा अच्छी तरह से एकदम जीते थे।
तो ये कैसे हुआ? हम सारे कैंसर के कारण अभी भी नहीं जानते हैं। अलग अलग कैंसर में भी क्यों ये होता है, उसका हर एक पेशेंट में जवाब नहीं होता है। जैसे तंबाकू से होने वाला सबसे कॉमन कैंसर मुंह का कैंसर या फेफड़ों का कैंसर, पर उसमें भी सारे पेशेंट्स में ये हैबिट नहीं होती है। तो उनमें भी लाइफस्टाइल का और कुछ अननोन फैक्टर्स का असर रहता है। तो आइए अपने थोड़े इसके बारे में आगे समझते हैं कि क्या रिसर्च हुआ है। लाइफस्टाइल की हम जब बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि लोग नॉर्मली सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट के बारे में सोचते हैं, पर लाइफस्टाइल की डेफिनेशन जो है कि कैसे हम जीते हैं, कैसे काम करते हैं, ये डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि लाइफस्टाइल इज द इंटरेस्ट, ओपिनियंस, बिहेवियर्स एंड बिहेवियरल ओरिएंटेशन। तो ये सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से कहीं ज्यादा आगे है, और ये हम कुछ हद तक ये समझेंगे आगे जो एग्जाम्पल्स। तो पहले मैं एग्जाम्पल्स की बात करूंगा जो स्टडीज हुए हैं लाइफस्टाइल में, जो नॉर्मल एक्सरसाइज और सिंपल डाइट के अलावा हम क्या जानते हैं। आप ये स्टडीज की बहुत डिटेल में जाने का प्रयास न करें, पूरी स्लाइड पढ़ने का प्रयास न करें। उसका टाइटल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये एक ब्रॉड आइडिया बताने का प्रयास है। तो सबसे पहले ये सवाल आया कहाँ से लाइफस्टाइल का? तो अमेरिकन रिसर्चर्स ने लगभग 50 साल पहले ये देखा कि जापानीज जो लोग माइग्रेट हुए अमेरिका में, उनमें एक जनरेशन के बाद जो अमेरिका में जैसे कैंसर होते थे उसी टाइप के होने लगे ज्यादातर केस में, नॉट ऑल बट ज्यादातर। तो उसके ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टडीज हैं और इमिग्रेंट्स में भी हुए हैं। ये जो एक स्टडी है ये 2004 की, उसमें उन्होंने बताया कि ये सारा रिस्क जो है वो सिर्फ जो नोन फैक्टर्स हैं कि भी ये डाइट या एक्सरसाइज उससे एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं, तो कुछ और भी है। तो इसलिए उन्होंने ये लाइफस्टाइल शब्द यूज किया कि पूरा लाइफस्टाइल जो है वो बदलने पर उसके बहुत सारे और भी कंपोनेंट बदल जाते हैं जो हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। पर उसमें कॉमन कैंसर्स थे जो इस स्टडी में स्टमक, इसोफेगस माने फूड पाइप, अन्न नली, पैंक्रियाज, लिवर, सर्विक्स यानी स्त्रियों के कैंसर, जो गर्भाशय के मुख का कैंसर, यूट्रस के मुख का। और उन्होंने इससे ये भी समझा कि शायद जो रिस्क है वो लाइफ के अलग अलग टाइम पे काम करते हैं। क्योंकि आजकल हम जब बात करते हैं लाइफस्टाइल की तो हम यही सोचते हैं कि हम आज अगर अपनी लाइफस्टाइल बदल दें तो हम पूरा कैंसर से बच सकते हैं। जैसे आज से हमने डाइट में सबसे हेल्दी चीजें और सबसे ऑर्गेनिक प्राकृतिक चीजें लेना शुरू कर दी और रोज हमने बढ़िया से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं। ये और भी कुछ स्टडीज हैं, एशियन में भी हुए हैं, जापानीज के अलावा, और एशियंस में एनसीआई जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका है, इन्होंने भी ये देखा कि ये बहुत सालों के लगभग 1975 से स्टडीज जो किए, उनमें से ही कुछ चीजें तो निकल आई जो आजकल हम जानते हैं कि वेस्टर्न डाइट जो हम कहते हैं उससे, जैसे
पेट के कैंसर, आंत का, बड़ी आंत का कैंसर, कोलोन रेक्टम का जो यूएस में बहुत कॉमन है, वो उससे बढ़ता है। इसी तरह ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, ओवेरियन कैंसर वगैरह भी ये काइंड ऑफ जो हम यूएस लाइफस्टाइल या वेस्टर्न लाइफस्टाइल से जुड़े हुए कैंसर है। आजकल जो भी कॉमन कैंसर्स हैं उसमें ब्रेस्ट, ओवरी, यूट्रस और प्रोस्टेट ये मेनली हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स हैं। फिर कोलोन, रेक्टम, स्टमक, इसोफेगस या अन्ननली और गॉल ब्लैडर फूड से रिलेटेड है। फेफड़ों का और मुंह का, गले का कैंसर मेनली टोबैको रिलेटेड है, पर सारे टोबैको रिलेटेड नहीं है। आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि मुंह के कैंसर में भी कुछ कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इंफेक्शन से जुड़े हुए हैं, जो कि सर्विक्स में मेन कारण है एचपीवी इंफेक्शन। और हम आगे देखेंगे कि लाइफस्टाइल जो है ये सारी चीजों के ऊपर असर करती है। तो हार्मोन पे भी, हमारी फूड हैबिट्स पे, हम टोबैको लेते हैं या नहीं लेते हैं, या हमें इन्फेक्शन होने की संभावना कैसी है, ये एक्चुअली सारा ये लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है। एक बहुत बड़ा और फैक्टर है जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है टोबैको की कंपैरिजन में, ये ओबेसिटी। तो जो मोटापन, वो अमेरिका के जो भी कैंसर्स हैं उसमें 40% कैंसर्स, और अगर विमेन में देखें तो 55% ऑफ कैंसर्स इससे जुड़े हुए हैं ओबेसिटी से। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये हमें बताता है कि एक इतना बड़ा फैक्टर हमारे हाथ में है, जो टोबैको के अलावा ये भी अगर हम इस पे ध्यान दें तो हम हाफ ऑफ द कैंसर से बच सकते हैं। पुरुषों में इसका 24% कैंसर का ओबेसिटी से जुड़े हुए हैं। ये और अमेरिका में ये बढ़ते जा रहे हैं, और बाकी देशों में भी हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। और 13 प्रकार के मुख्य कैंसर इससे जुड़े हुए हैं। मेनिंजियोमा, मल्टीपल माइलोमा जो कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। अन्ननली का, थायराइड, ब्रेस्ट कैंसर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, ओवरीज, यूट्रस एंड कोलोन और रेक्टम। तो इतने कैंसर्स जो हैं, जो कि आजकल के ज्यादातर कैंसर ये लिस्ट में आ गए। अब ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत सालों से मेडिकल फील्ड में, हमें ऑन्कोलॉजी में पता है कि अर्ली मेनार्की मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत जल्दी शुरू होना 15 साल की एज से पहले, या मेनोपॉज लेट होना, ये एक रिस्क फैक्टर है। बच्चे न होना एक रिस्क फैक्टर है। फर्स्ट फुल टर्म प्रेगनेंसी लेट होना एक रिस्क फैक्टर है। अगर पहली डिलीवरी, पहला बच्चा 20 साल के पहले हो जाता है तो ब्रेस्ट कैंसर होने का कम 20% कम हो जाता है, और अगर 25 साल तक तो 10% रिस्क कम होता है। ये ऑब्वियसली एक बहुत ही लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि अब हमारी लाइफस्टाइल बदल गई। अब बहुत ही कम घरों में ये होगा कि पहला बच्चा 20 से पहले हो जाए। थोड़ा रिस्क बढ़ता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से भी और मेनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी। अब हमने कहा था कि कुछ सीक्रेट्स भी हम बताएंगे, तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि पब्लिश्ड हैं, ये मेडिकल लिटरेचर ही मैं बता रहा हूँ। नाइट शिफ्ट करने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। तो जो लोग नाइट शिफ्ट नहीं करते हैं उनकी कंपैरिजन में ये 2.6 टाइम मतलब 2.5 गुना ज्यादा रिस्क होता है
जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। उसके अलावा सिर्फ ब्रेस्ट का ही नहीं, नाइट शिफ्ट से कुछ पेट के कैंसर और लंग कैंसर भी स्त्रियों में बढ़ते हैं। तो इसमें भी जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है 1.5 गुना, और खास करके ये लंग कैंसर का 1 से थोड़ा ज्यादा, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़े 1.3। इस तरह से थोड़े थोड़े रिस्क में बढ़ोतरी होती है नाइट शिफ्ट करने से। और ये बहुत सारे स्टडीज जिसमें लगभग 39 लाख लोगों के ऊपर किए गए टोटल स्टडीज का ये तारण है। सो ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छोटी मोटी स्टडीज या एक स्टडीज का तारण है। ये 61 आर्टिकल स्टडीज जिसमें कुल मिला के इतने लगभग 40 लाख लोगों पे ये किया गया था स्टडीज। अब सोशल ड्रिंकिंग एक कॉमन होता जा रहा है वेस्टर्न कल्चर में, तो ये बहुत कॉमन है और लोग समझते हैं कि बहुत थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया तो इससे हमारा रिस्क नहीं बढ़ेगा। पर इसका जो रिस्क है वो ये इसमें देखें कि हम अगर एक हफ्ते में 1 बॉटल ऑफ वाइन यूज करते हैं तो ये 5 सिगरेट के बराबर है पुरुषों के लिए, और ये सीक्रेट है कि स्त्रियों के लिए डबल रिस्क है। सो अल्कोहल से जो रिस्क होता है कैंसर का, वो लेडीज के लिए काफी ज्यादा है पुरुषों की कंपैरिजन में। और ये रिस्क बढ़ता भी है इस तरह, जैसे अगर आपने ये बॉटल वाइन का मैंने बताया, पर अगर 3 बॉटल तक वाइन का होता है तो पुरुषों के लिए रिस्क बढ़ता है 5 से 8 सिगरेट तक का, पर स्त्रियों के लिए बढ़ता है 23 सिगरेट जितना रिस्क बढ़ जाता है। सो बिना स्मोकिंग किए आप सिर्फ सोशल ड्रिंकिंग से आप अपना रिस्क इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उसी तरह ये कुछ और स्टडीज बता रहे हैं कि 1 ड्रिंक पर डे, जिसमें इवन स्मॉल ग्लास ऑफ वाइन या 118 ml 1 ग्लास ऑफ वाइन और 1 बियर पर डे, just 1 beer per day also can increase the risk ब्रेस्ट कैंसर, और उसके अलावा जो अल्कोहल रिलेटेड कैंसर हैं, कोलोन, रेक्टम, ब्रेस्ट, लिवर, मुंह का कैंसर, ये फेरिंग्स गले का, ये लैरिंग्स भी गले का अलग पार्ट, और अन्ननली। तो ये सारे रिस्क बढ़ते हैं इवन लाइट ड्रिंकिंग से। इसके अलावा अगर साथ में स्मोकिंग करते हैं तो ये रिस्क और भी बढ़ जाता है। और ज्यादातर लोग जानते होंगे कि ये कई बार ये हैबिट साथ में जाती है कि आप जो ग्रुप में हैं उसमें ड्रिंक्स ले रहे हैं तो उसमें से कई लोग स्मोकिंग भी साथ में करते हैं। तो स्मोकिंग स्त्रियों के लिए अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, ना सिर्फ मुंह का या लंग कैंसर का बट इवन ब्रेस्ट कैंसर का। ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इन्होंने 83,000 विमेन का स्टडी किया, उनको लंबे टाइम तक फॉलो अप किया, 15 साल तक, और देखा कि जो रिस्क स्मोकिंग करते हैं तो 35% हायर रिस्क होता है। और उसमें भी अगर स्मोकिंग फर्स्ट चाइल्ड बर्थ से भी पहले शुरू किया था, अगर बहुत यंग एज में, तो रिस्क सबसे ज्यादा है। तो जो हम बात कर रहे थे आगे कि एक सीक्रेट की, कि सिर्फ हम आज क्या करते हैं वही इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हमने पहले क्या किया हुआ है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
लाइफस्टाइल शुरू होती है कब से, वो भी एक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग कैंसर के बारे में सोचना शुरू करते हैं 40-50 इयर्स के बाद, क्योंकि तभी हम एक हमारे वर्क लाइफ से या फैमिली लाइफ से थोड़ा रिलैक्स होते हैं और फिर हम हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कैंसर होता है 40-50 इयर्स के बाद ज्यादातर, तो हमें ये लगता है कि हमें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना है, तो वो तब करेंगे तो सफिशिएंट है। पर ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्रेट है कि लाइफस्टाइल चेंज हमें करना है बहुत जल्दी से। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ से भी पहले अगर स्मोकिंग शुरू किया है तो उसका असर बाद में दिखता है। ऐसा कहा जाता है कि अ वुमन्स रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज डिसाइडेड मेनली बाय व्हाट शी हैज डन बिफोर द एज ऑफ 30। तो 30 साल से पहले क्या किया है उससे हमारा मेनली रिस्क डिसाइड होता है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जिसमें ये चाइल्ड बर्थ भी आ गया, हमारे ये स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज सब आ गया। डेंटल हाइजीन एंड कैंसर, ये भी बहुत अनयूजुअल लगता है लोगों को सुन के कि ये कैसे कैंसर कर सकता है। तो अगर हमारे गम्स की हेल्थ ठीक नहीं है, पेरियोडोंटाइटिस है, इन्फेक्टेड गम्स है, तो इससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ना सिर्फ कैंसर, इससे हार्ट अटैक के रिस्क भी बढ़ते हैं। तो और भी फील्ड में इसके स्टडीज हैं, पर आज हम कैंसर पे फोकस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि इससे खराब डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन से ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, अंध नलिका कैंसर 3.5 गुना रिस्क बढ़ जाता है खराब दांतों से, जो पुअर हाइजीन, दांत साफ नहीं करते उनसे। गॉल ब्लैडर, मेलेनोमा, स्किन का कैंसर, और थोड़ा रिस्क बढ़ता है कैंसर का भी। सो इस तरह ये स्मोकिंग या कोई भी प्रकार के तंबाकू के बिना सिर्फ खराब डेंटल हाइजीन भी हमारे रिस्क बढ़ाते हैं। एंटीबायोटिक्स, ये भी किसी ने नहीं सोचा होगा कि भाई एंटीबायोटिक लेने से भी हमारे कैसे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। तो अगर यंग एज में एंटीबायोटिक लिए है लंबे टाइम तक या मिडिल एज में, तो जितने ज्यादा उतना इसका रिस्क ज्यादा आफ्टर द एज ऑफ 60। तो जैसे आपने 30-40 साल की एज में एंटीबायोटिक खाए हैं ज्यादा, तो 60 के बाद आपका कैंसर का रिस्क बढ़ता है, कोलोन या रेक्टम कैंसर का। कई लोग मानते हैं कि विटामिन हेल्दी है, इसलिए हम बहुत ज्यादा विटामिन लेंगे तो हम बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाए। तो इसके जो स्टडी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है समझना कि विटामिन बहुत ज्यादा खाने से रिस्क एक्चुअली बढ़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टडी था, जिसमें और भी कुछ ऐसे स्टडीज में आया हुआ है, पर ये एक मैंने सारे केसेस के एक एग्जांपल्स जैसे लिए हैं, बाकी हर एक फील्ड के बहुत स्टडीज हैं। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की बहुत ही प्रेस्टिजियस नंबर 1 जर्नल में पब्लिश हुआ है 2017 में, कि अगर आप हाई डोजेज में विटामिन लेते हैं तो आपके कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये स्टडी लंग कैंसर को ध्यान में रख के की गई थी। सो क्लियरली इसमें अगर हाई डोजेज में B6, B12 लिए गए थे तो रिस्क में क्लियर बढ़ोतरी हुई थी, जो कि नॉर्मल रूटीन जो सप्लीमेंट डोज में नहीं हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना। उसके उपरांत प्रोसेस्ड मीट से भी कैंसर होता है। ये WHO ने ऑलरेडी 2015 में डिक्लेयर किया हुआ है ऑफिशियली कि
प्रोसेस मीट जो कि हम बर्गर वगैरह में आता है, जो बेकन, हैम, सॉसेज, सलामी, हॉट डॉग, ये अलग अलग प्रिपरेशन जो हैं, इनसे ये क्लियरली आंतों का कैंसर का रिस्क बढ़ता है 18%, और पॉसिबली ऑल्सो प्रोस्टेट का, पैंक्रियाज और स्टमक का। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारे लाइफस्टाइल में, अब वेस्टर्न लाइफस्टाइल में ये काफी जुड़ चुका है। लकीली ज्यादातर इंडियंस या गुजराती अभी भी वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन बहुत डेली नहीं लेते हैं। रेड मीट से भी रिस्क बढ़ता है लगभग 17%। अल्ट्रा प्रोसेस फूड, इसके बारे में थोड़ा पता है लोगों को, पर शायद इतना ज्यादा नहीं। कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड माने बहुत सारे जो पैक फूड्स, जिसको हम हेल्दी स्नैक्स समझते हैं, वो कैंसर के भी रिस्क बढ़ाते हैं और ओवरऑल हेल्थ रिस्क बढ़ाते हैं। उसमें हार्ट अटैक का रिस्क भी आ गया, और ये सब बहुत लार्ज नंबर में स्टडी हुए। 22,000 लोगों पे हुआ ये लंबा स्टडी है। ये हुआ था इटाली में, और इसमें ये 2021 फरवरी में ही पब्लिश हुआ है। और ये माना जाता है कि शायद अल्ट्रा हाई टेम्परेचर से जो प्रोसेसिंग होता है इसमें, क्योंकि उसको लंबे टाइम तक सेव करने के लिए, पूरे बैक्टीरिया वायरस सब मारने के लिए, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है, और उससे शायद कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस बनते हैं। उपरांत उसमें एडिटिव्स भी डाले जाते हैं, स्वाद, उसकी लुक्स और प्रिजर्वेशन सबके लिए। तो ये सारी चीजें कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं। ये और भी एक स्टडी फ्रांस का है, जिसमें 44,000 लोगों के ऊपर ये स्टडी किया गया था। इसमें 10% इंक्रीज अगर आप करते हैं फूड में, अल्ट्रा प्रोसेस फूड में, तो आपका 14% हायर रिस्क है मृत्यु का। उसमें से एक कारण कैंसर भी है। तो 10% इंक्रीज, जैसे आप अगर रोज एक पैक फूड खाते हैं, अब मैं देखता हूँ कई बच्चों में आजकल ये नूडल्स या चिप्स या अलग अलग प्रकार के प्रोसेस फूड्स कम से कम एक पैक रोज का खाते हैं। आप भी देख सकते हैं कि क्लियरली सिर्फ इससे ही आपका 15% रिस्क बढ़ जाता है। और ये स्टडी हुई थी 45 इयर्स और ओल्डर में। बच्चों में बहुत लाइकली है कि ये रिस्क उससे भी ज्यादा होता है। ये हम कुछ हद तक जानते हैं, पर उतना डिटेल में नहीं जानते कि सिडेंट्री बिहेवियर, मतलब बैठे रहने से ये रिस्क बढ़ता है कोलोरेक्टल कैंसर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, जिसमें टीवी व्यूइंग टाइम के साथ कोरिलेट किया गया था इसको, कि अगर आप 14 घंटे पर वीक टीवी देखते हैं, तो आपका कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क 70% हायर है। मतलब दिन का 2 घंटे, या वीकेंड में अगर हम बहुत लंबा बैठते हैं तो। और वेरी इंटरेस्टिंगली, ये रिस्क अगर हम और चीज के लिए बैठते हैं तो नहीं बढ़ता है। जैसे कि हम काम के लिए डेस्क पे बैठे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, या घर के बाहर कहीं गार्डन में बैठे हैं लंबे टाइम तक, तो इससे ये रिस्क नहीं बढ़ता है। ये भी बहुत बड़े स्टडीज हैं, सो ऐसा नहीं है कि कुछ छोटे प्रमाण में स्टडी किया गया है। तो ये 89,000 लोगों पे किया गया स्टडी है, और बहुत ही लंबे टाइम तक। हो सकता है कि ये कुछ और फैक्टर से जुड़ा हो, कि जैसे हम टीवी देखने लंबा टाइम बैठते हैं तो हमारे और कुछ हेल्थ बिहेवियर भी साथ में खराब होते हैं। पर ये क्लियरली एक चीज है जो हमारे हाथ में है, कि हम टीवी व्यूइंग टाइम अपना कम कर सकते हैं।
अच्छे न्यूज ये है कि एडोलेसेंट एक्सरसाइज से कैंसर का रिस्क बढ़ता है मिडिल एज में और ओल्ड एज में। जैसे मैंने आगे भी बताया था कि हम जागते हैं 40-50 के बाद, पर हमारी लाइफस्टाइल हमें अफेक्ट करती है आगे से। और ये एडोलेसेंट मतलब टीन एज से हमने जो किया है से हमारी ओवरऑल मृत्यु की रिस्क, हमारे हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स और कैंसर के, ये सारी चीजें पर असर होता है। तो बच्चों को या टीनेजर्स को हमें एक्सरसाइज में जोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एडल्ट लोगों को एक्सरसाइज करने से फायदा होता है जरूर, पर ये फायदा उससे भी बड़ा है। एक गुड न्यूज ये है कि अगर हम सिर्फ वीकेंड में भी एक्टिव हैं तो भी हमें फायदा है, क्योंकि कई लोग वीकडे में एक्टिव नहीं रह सकते हैं, पर वीकेंड में स्पोर्ट्स है या बहुत लंबा चलने जाते हैं, स्विमिंग पे जाते हैं, या बहुत काम घर में कर लिया, तो कुछ भी इस तरह से हमने वीकेंड में अगर हम बहुत एक्टिव रहे तो भी हमारा रिस्क काफी कम हो सकता है। और गुड न्यूज ये है कि रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट एज गुड एज डेली एक्टिविटी। सो कोई अपने लिए हर रोज 30-45 मिनट्स का टाइम निकाल रहा है और हम वो नहीं कर पा रहे हैं, पर हम सिर्फ सैटरडे संडे को भी बढ़िया से एक्सरसाइज कर लें, कुछ भी हमारे इंटरेस्ट का कर लें जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत हो, तो भी हमें बहुत फायदा है। ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि मॉर्निंग में जल्दी उठने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टडी हुआ था जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2019 में पब्लिश हुआ है कि अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमारा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। उसके अलावा ये भी है कि 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, ज्यादा सोने से भी रिस्क बढ़ता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके लिए ना हमें कोई स्पेशल डाइट चाहिए, ना कुछ स्पेशल कहीं जाना करना है। एक ज्यादातर चीजें जो हैं ये अपने हाथ में है, विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन। ड्राई फ्रूट खाने से भी कैंसर का रिस्क कम होता है। तो ये स्टडी थी फरवरी 18 में जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी में, जिसमें बादाम, अखरोट वगैरह, काजू, ये सब ड्राई फ्रूट रोज खाने से कैंसर का रिस्क कम होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत लोग ये सोचकर नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट, ये क्यों, ड्राई फ्रूट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड इन कैलोरी, हाई इन कैलोरी, तो ये खाएंगे तो वजन बढ़ जाएगा। पर जितने भी स्टडीज हुए हैं उसमें जिन्होंने रेगुलर ड्राई फ्रूट खाते हैं वो पतले हैं, लीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ड्राई फ्रूट का अगर आप कैलोरी से डर रहे हैं तो उल्टा है, अगर आपका वजन ज्यादा है डर रहे हैं तो उल्टा है, आपका वजन एक्चुअली कम होगा ये खाने से। और ये स्टडी में 42% रिस्क कम हुआ था कैंसर वापिस आने का कोलोन कैंसर के बाद। तो ये समझ सकते हैं कि ये अगर आप पहले से ही ये हैबिट डाल देते हैं तो ये और भी यूजफुल रहेगा। एक बहुत ही गुड न्यूज है फॉर ऑल गुजरातीज एंड प्रोबेबली ऑल इंडियंस, स्पाइसी फूड खाने से कैंसर का रिस्क कम होता है। उसके अलावा हार्ट डिसीज और लंग डिसीज का भी, ये भी बहुत बड़ा स्टडीज है, बहुत बड़ा स्टडी है। मेनली जो चिली पेपर, चिली का यूज हुआ था, और ये
कैंसर, हार्ट डिसीज और फेफड़ों के डिसीज से मृत्यु की संभावना इससे कम हुई थी। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा न्यूज है जो कि हमारे डाइट में ऑलरेडी नॉर्मली इन्वॉल्व है। तो हम फिर से आते हैं इस बात पर कि लाइफस्टाइल मतलब क्या है। तो हम ये समझते हैं हमेशा कि लाइफस्टाइल एक बहुत छोटी बात, हम एक्सरसाइज और डाइट, क्या खाना क्या नहीं खाना, उससे हम इसको मानते हैं, पर ये उससे बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। और जो मैंने ये पब्लिश्ड लिटरेचर और एविडेंस की बात की, अब मैं कुछ और कंसेप्ट्स की बात कर रहा हूँ जो लाइफस्टाइल के बारे में है। और ये सारी चीजें अभी तक रिसर्च में नहीं आई हैं, पर जितना आपने देखा है अब तक, उससे शायद आप समझ सकते हैं कि अब मैं जो बताने वाला हूँ वो भी कैंसर हमें प्रिवेंट करने में मददरूप हो सकता है। तो आपने जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हमारे जो आयुर्वेद या जो भी ट्रेडिशनल साइंस में तीन चीज की बात होती है: आहार, विहार और विचार। इसके बारे में थोड़ा और आगे बताऊंगा मैं। पर ये शुरू होता है बर्थ से और मृत्यु तक चलता है। तो ये चीजें नहीं है ऐसी कि जो हम सिर्फ 30-40 की बात शुरू करें या 50 के बाद शुरू करें। ये बर्थ से डेथ तक है। इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी में, डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी पीरियड, मेनोपॉज, ये सब फेजेस हम कैसे हैंडल करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ का पहला महीना कैसे हैंडल करते हैं, पहले 5 साल, टीन एज, फिर जब हमारी 50s में एंट्री होती है तब, ये स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। और हम घर पे क्या करते हैं, घर के बाहर क्या करते हैं, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। ये सारी चीजें लाइफस्टाइल में आती है। तो आहार में जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हम क्या खाते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जो ये अब तक जो रिसर्च है उससे मुझे लगता है कि शायद ये सबसे लेस इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सब कुछ है, मैं इसको ना नहीं कह रहा हूँ, पर बाकी चीजों की कंपैरिजन में जो ये ऊपर के पॉइंट हैं, मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, ये शायद कब सबसे कम इम्पोर्टेंट है। और क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सारे कल्चर, स्टेट्स, एक राज्य में भी कितने सारे अलग अलग डाइट हैं, अलग देशों के डाइट अलग हैं, और फिर भी अच्छी हेल्थ पॉसिबल है। और कैंसर तो इतना बड़ा है, सिर्फ लास्ट 50 से 70 सालों में या एट द मोस्ट 100 ईयर्स में। पर डाइट तो अलग अलग कल्चर में सेंचुरी से, कितने सैकड़ों सालों से लगभग सेम रहा है। और मिडल ईस्टर्न डाइट आजकल लोग बहुत बात करते हैं, पर हमारे यहाँ भी कैंसर बहुत कम था, यूरोप में भी कैंसर बहुत कम था पहले। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम क्या खाते हैं उससे ये जुड़ा नहीं हो सकता। शायद ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, मैं थोड़े इसके बताऊंगा कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ आगे चल के, कि हम कैसे खाते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी कंपनी में हम अकेले खाते हैं या किसी और के साथ खाते हैं, कितने लोगों के साथ, कैसी कंपनी हमें पसंद है, ऐसी कंपनी ना पसंद है ऐसी कंपनी, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स एटसेट्रा, कैसे खाते हैं, कितनी स्पीड से खाते हैं, कितना बराबर से हम चू करके खाते हैं या फास्ट फास्ट निगल जाते हैं, हम कैसे बैठ के खाते हैं। लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो हम नीचे बैठ के
या जो पलाठी लगा के खाते हैं, या टेबल कुर्सी पे पैर लटकते हुए खाते हैं। जापानीज कल्चर में भी नीचे बैठ के खाते हैं, हमारे में भी नॉर्मली हमेशा नीचे बैठ के खाते थे। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा खाना घर में आया तब से उसको कैसे प्रोसेस किया गया, उसको कैसे बनाया गया, हमने हाथ धोए कि नहीं, कैसे हम खाने बैठे, शांति है या टीवी के सामने बैठ के खा रहे हैं, या लाइट डिस्कशन करते करते खा रहे हैं, तब हमारे मन में क्या थॉट चल रहे हैं, और हम कितना खाते हैं। क्या हम उतना ही खा रहे हैं जितना शरीर को जरूरत है, या हम स्वाद के लिए बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या क्योंकि हम टेंशन में हैं या टीवी देख रहे हैं तो हमें पता ही नहीं हमने कितना खा लिया। तो हम ये दोनों पॉइंट्स जो हैं, उससे कितना हम खाते हैं वो भी उसके ऊपर असर होता है। और आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इससे ओबेसिटी जुड़ी हुई है, मोटापन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैसे भी हो गया। विहार में क्या आता है? विहार में सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, पर पूरा डेली रूटीन है। समय के अभाव के कारण मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर डेली रूटीन हार्मोन बैलेंस के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और हमने आगे ही देखा कि हार्मोन बैलेंस से ब्रेस्ट, ओवरी, यूट्रस, प्रोस्टेट, ये बड़े बड़े कैंसर जुड़े हुए हैं। डेली रूटीन हमारे मूड, डाइजेशन सब पे असर करता है। फिजिकल एक्टिविटी इन सब पे असर करती है। हमारी स्लीप क्वालिटी और टाइम इन सब के असर करता है। हम कैसे बैठते हैं, हम स्ट्रेट बैठते हैं या हम बहुत झुके हुए बैठते हैं, इन सबसे हमारे ब्रीदिंग, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन पे असर होता है। हमारे हाइजीन, हमने डेंटल हाइजीन देखा है आगे, पर और भी बहुत सारे हाइजीन है जो कि हमारे कैंसर के रिस्क डिसाइड करते हैं। सिंपली कहूँ तो सर्विक्स का कैंसर एचपीवी इंफेक्शन से जुड़ा हुआ है, हेपेटाइटिस बी लिवर कैंसर से जुड़ा हुआ है, एच पाइलोरी स्टमक कैंसर से जुड़ा हुआ है, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड रियरिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, हम कितना समय ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, इन सब से भी हमारी हेल्थ बहुत बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है। सेक्सुअल एक्टिविटी कितनी एज से शुरू करते हैं, हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं, क्या बाउंड्रीज फॉलो करते हैं, इन सब से हमारी हेल्थ इंक्लूडिंग कैंसर जुड़ा हुआ है। और छोटे फैक्टर्स ये भी हैं, क्लोथ, फुटवेयर, ज्वेलरी, ये सब लाइफस्टाइल का पार्ट है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विचार। कहते हैं मन एवं मनुष्यणा, जो हम क्या है, तो हम हमारा मन है। तो मन ही हमारे हेल्थ का भी पूरा कारण है। और मन कहाँ है? हम जब मन की बात करते हैं तो क्या ये सब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं, या इसका हेल्थ से कुछ जुड़ा हुआ है, और हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो उसको हम बात करेंगे, पर पहले ये विचार का थोड़ा बात करते हैं। तो आहार की जो हमने बात की कि कैसे, कहाँ, कितना, ये सब ऑब्वियसली विचार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही विचार डिसाइड करता है कि हम स्मोक करने वालों के साथ बैठेंगे, या हम ड्रिंक करने वालों के साथ बैठेंगे, या हम टीवी देखते देखते करेंगे। ये सब जो है हम इसी तरह डिसाइड करते हैं। आ, तो विचार हमारे इन सब चीजों को कंट्रोल करता है। फिर विहार इनको भी यही कंट्रोल करता है। हमारा डेली रूटीन, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप, सेक्स, हाइजीन, प्रेगनेंसी वगैरह में हम क्या किस तरह से करेंगे। आप सब जानते हैं कि पहले ये बहुत स्ट्रिक्ट होता था कि प्रेगनेंसी में क्या करना, डिलीवरी के बाद क्या करना, कितने एक्सरसाइज, क्या खाना, कितने समय तक किसी को मिलने देना नहीं देना, मालिश कराना, ये बहुत सारी चीजें जो है हमारे कल्चर से, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। हम क्या, फिर आता है विचार में, क्या हम थैंकफुल हैं हमें जो मिला है उसके लिए। हमारे, हम जब शॉक्स आते हैं लाइफ में, खराब चीजें, डाइंग, डेथ, जैसे कोरोना, पेंडेमिक, वॉर्स,
खराब न्यूज, तो हम कैसे उसको हैंडल करते हैं। हम फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते हैं। पहले हम फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट करते थे, हमेशा ज्यादातर सबके साथ करते थे, उसमें घर पे बहुत सारा खाना बनता था। अब फेस्टिवल सेलिब्रेशन क्या हो गया, हम होटल में जाते हैं या आउट ऑफ टाउन या स्टेट जाते हैं, हम शॉपिंग करते हैं, और हम कई लोग अवॉइड करते हैं कि भाई रिलेटिव्स नहीं, हमें सबसे दूर रहना है, हम तो अकेले रहना है। तो ये सारी चीजें विचार लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है। और ये भी हम समझते हैं कि आजकल के बहुत बड़े बड़े जो इश्यूज हैं, डिप्रेशन, लोनलीनेस, एंजाइटी, चिंता, ये सब भी विचार से जुड़ी हुई है। और मैं क्यों विचार पे इतना ध्यान दे रहा हूं कि और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि ओबेसिटी, हमने पहले बताया कि ओबेसिटी से 40% कैंसर जुड़े हुए हैं, उसमें 55% विमेन के कैंसर जुड़े हुए हैं। तो ओबेसिटी और डिप्रेशन का क्या रिलेशन है, ये बहुत बड़ा स्टडी है जिसमें इन्होंने क्लियरली देखा है कि दोनों डायरेक्शन में कनेक्शन है। मतलब जो मोटे हैं उनको डिप्रेशन होने के चांसेस 55% है, रिस्क बढ़ता है, और जो डिप्रेस्ड हैं उनको ओबेसिटी, मोटापन होने का रिस्क 58% बढ़ता है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हैं अब कि विचार क्यों इतना इंपॉर्टेंट है लाइफस्टाइल में। और हमें लाइफस्टाइल डज नॉट मीन ओनली एक्सरसाइज एंड क्या खाते हैं, बट ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैं जस्ट रिमाइंड करा रहा हूं कि 55% कैंसर्स विमेन में ओबेसिटी से जुड़े हैं। ओबेसिटी डिप्रेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। तो ओबेसिटी हम अब तक ये समझते आ रहे हैं कि ज्यादा खाते हैं और कम कैलोरी स्पेंड करते हैं तो ओबेसिटी होती है। इतना सिंपल मैथ्स नहीं है, उससे बहुत ज्यादा ये जरूर इम्पोर्टेंट है, पर ये भी इम्पोर्टेंट है कि डिप्रेशन से भी ओबेसिटी होती है। प्रोसेस फूड्स में कई सारे केमिकल होते हैं जो हार्मोन इम्बैलेंस करते हैं, जो ओबेसिटी करता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में अब जैसे मिल्क, कई जगह पे काउस को हार्मोन इंजेक्शन देके मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है सो दैट दे गिव मोर मिल्क। सो दिस अगेन अफेक्ट्स आवर हार्मोनल बैलेंस। इसी तरह जो हम खाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में भी, उसको बड़ा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए कई सारे केमिकल्स, कुछ इंजेक्शंस, हार्मोन्स, ये सब दिया जाता है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ सीड्स किया जाता है, ये भी रिस्क कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। तो जब डिप्रेशन की बात हमने की तो एक ऑटोमेटिकली बात आ जाती है कि भी तो डिप्रेशन को फाइट कैसे करें, उसको डिप्रेशन ना होने दे, उसके लिए हम क्या करें। समय के अभाव में मैं कुछ चीजों का ही जिक्र करूंगा यहाँ पे। सो ये हार्वर्ड से एक 75 ईयर्स लॉन्ग रिसर्च चल रहा है जिसमें 3 जनरेशन स्टडी हो चुकी है। और शॉर्ट में ये है कि रिलेशनशिप्स जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल एक्टिविटी, इन सब से ज्यादा इम्पोर्टेंट रिलेशन हेल्थ पे इन्होंने देखा है कि रिलेशनशिप का है। और सो अच्छी रिलेशनशिप हमें हेल्दी और हैप्पी दोनों रखती है। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, ना कि फेसबुक पे हमारे कितने फ्रेंड हैं या व्हाट्सएप में कितने ग्रुप में हम शामिल हैं। जो सोशली कनेक्टेड है या फैमिली है, फ्रेंड्स, कलीग्स, कम्युनिटी मेंबर्स जिनके साथ स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, उनकी हेल्थ अच्छी रही है। और ये लाइफ लॉन्ग टास्क है रिलेशनशिप बनाना और मेंटेन करना। अच्छी क्वालिटी की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बैक्टीरिया हमारे गट में है वो कई तरह के हॉर्मोन्स और केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे ब्रेन को, इम्यून सिस्टम को वगैरह को अफेक्ट करते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अब मेडिसिन फील्ड में। ब्रेन गट मतलब दिमाग, पेट और उसके अंदर रहे बैक्टीरिया, उनका जो कनेक्शन है
वो हमारे नर्वस सिस्टम, हार्मोन, इम्यूनिटी सब पे असर करता है, हमारे मूड पे असर करता है, हमारे वेट पे, सब चीजों पे असर करता है। और लास्टली मैं ये फिर से स्ट्रेस करना चाहूंगा कि टाइमिंग ऑफ एफर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि हाँ, जरूर आप जो एज में करेंगे उससे फायदा जरूर है, पर जैसे हम कहते हैं कि फाइनेंस में अगर आप छोटी उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो आगे चल के बहुत बड़ा होगा। इसी तरह हेल्थ में है, जो आपने बच्चों में रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल किए, ओबेसिटी, टोबैको, अल्कोहल, प्रोसेस्ड फूड्स, अनहेल्दी हैबिट्स लाइक स्क्रीन टाइम, ये सब, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आगे मिलेगा। इसी तरह अगर उन्होंने अच्छे हैबिट अभी से डाले, अच्छा डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह हमेशा कहते ही थे कि बचपन में जो किया, ये यंग एज में किया, वो आपको पूरी लाइफ फायदा देगा। तो अभी आप ड्राई फ्रूट खाइए, अभी अच्छा खाइए, अभी ये करें वो करें। तो आपके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन सब पे जरूर फोकस करें। और वो फोकस करने का सबसे बढ़िया तरीका है टीच बाय एग्जाम्पल। आप अपनी लाइफस्टाइल बदलेंगे तो बच्चे अपने आप वही करेंगे। थैंक यू। और इसके लिए मैं बहुत सारे लोगों का थैंक यू कहना चाहूंगा। उसमें मेरे जो योग टीचर हैं श्री बिरजू भाई आचार्य एंड उनके पूरे फैमिली, मेरी पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने जो फोर फादर्स हैं, ऋषिज, वैद्य एटसेट्रा, many other practitioners of alternative medicine, और आज के रिसर्चर, and all of you. Thank you again. So I stop here. Yes, sir. थैंक यू सर। बिल्कुल आपने सही बताया कि हम लाइफस्टाइल के बारे में जो सोचते थे कि उनकी वजह से ये कैंसर होता है, पर आपने तो बहुत सारे नई नई बातें बता दी। वाकई में इट वाज नॉन सीक्रेट्स जैसा हो गया। सर, एक क्वेश्चन आया है मीता बेन शाह का। बोलते हैं कि इफ द टाइप ऑफ यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग डज इट हैव एनी इफेक्ट ऑन कैंसर? So ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका रिसर्च अभी हुआ नहीं है, या रिसर्च करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये कितने हजारों लोगों पे कितने सालों साल तक स्टडी करके ये सब हमें समझ में आया है। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आजकल स्टडी अब तक नहीं हुए हैं, पर ये मैं कहूंगा कि जरूर एवरीथिंग अफेक्ट्स अवर हेल्थ। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक चीज कैंसर पे ही डायरेक्टली इफेक्ट करें, पर इनडायरेक्ट भी हो सकती है, जैसे हमारा वजन ज्यादा बढ़ जाए या और कुछ हो। अब हमने कुकिंग में अगर कुछ ऐसी चीजें यूज करते हैं, कोई यूटेंसिल्स जिसमें कोई बहुत हाई टेम्परेचर पे हम कुक करते हैं, तब कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस बन सकते हैं। तो डेफिनेटली यूटेंसिल्स आर इम्पोर्टेंट। या जैसे शुरू में तो बहुत साल पहले देखो तो एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में हम पकाते थे। फिर बाद में वो स्टील आया, पित्तल आया, अभी कुछ नॉन स्टिक चल रहे हैं। अभी तो मार्केट में और काफी सारा, तो क्या थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि एक्चुअली कौन से यूज करने चाहिए? सो इन चीजों पे रिसर्च अभी हुआ नहीं, इसलिए बताना मुश्किल है। पर मैं एक थंब रूल जैसा आपको बताऊंगा कि अगर आपको सोचना है कि लाइफस्टाइल के बारे में तो क्या करें, तो मेनली लुक एट योर ग्रैंड पेरेंट्स। कि आपके दादा दादी के समय में जो होता था उसमें से बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, तो उससे सबसे बड़ा इफेक्ट आपको मिलेगा। और इन सब में जो मैंने बताया वो जरूर याद रखना कि सबसे बड़ी चीजें हैं रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स। टॉप 3 ये है। उसके बाद और चीजें हैं जो मैंने आहार, विहार और विचार में बताई।
और क्या खाना एक्चुअली वो सबसे छोटी चीज है। हाँ, एक बेसिक जरूर है कि भाई एक घर का खाना खाइए, तो उसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें सेटल हो जाती है कि घर पे बनाया हुआ आप खाते हैं तो हाइजीन, क्वालिटी ऑफ फूड, एडल्ट्रेशन, ये सब इश्यूज निकल जाते हैं। पर अदर देन दैट, घर पे बनाया, अब लीना जी के घर पे क्या बन रहा है, मेरे घर पे क्या बन रहा है, केरला में किसी के घर पे क्या बन रहा है, या कुवैत में किसी के घर पे क्या बन रहा है, उसमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप समझते हैं कि केरला का फूड, पंजाब का फूड, गुजरात का फूड, बंगाल का, इटाली का, सब बहुत अलग है। फिर भी आज से 50-70 साल पहले कैंसर बहुत ही अनकॉमन था, या 100 साल पहले। तो फूड में तो तब से कोई बड़ा चेंज आया नहीं है, पर चेंज आया है इन चीजों में कि बाकी चीज हम कैसे करते हैं, और थोड़ा ये जरूर फूड में कि भाई ये पकाया कैसे जाता है, फर्टिलाइजर ये वो, पर एक्चुअल चीज क्या खाते हैं उसमें फर्क नहीं है। जी सर, जी सर। सुदेश चौधरी जी बोलते हैं, रोल ऑफ फास्ट फूड्स, pollute, plastic bags, cosmetics, perfume, etc. in causation of cancer. यस, ऑल ऑफ देम पोटेंशियल कैंसर कॉजिंग। जिसमें जो स्टडी हमने फास्ट फूड वगैरह का बताया कि ये उसमें जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स जो हैं, तो वो हाई टेम्परेचर पे कुक करने से उसको क्या एडिटिव्स डाल के स्टोर किया जाता है, और जब हम बाहर खाते हैं तो क्वालिटी जो यूज होती है फूड मटेरियल की, और उसमें डाले जाने वाले मसाले, तेल, सबकी वो हमें पता है कि वो कैसा यूज होता है और क्यों सबसे सस्ता यूज होता है। इसी तरह जो भी कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स वगैरह है, अब इन चीजों को एग्जैक्टली स्टडी करना ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं ये कहूंगा कि सब मॉडरेशन में यूज करना है हमें। हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जैसे जीते थे ऐसे हम कंप्लीट तो जा नहीं सकते ना। हम पूरा स्क्रीन यूज करना बंद कर देंगे, ना हम व्हीकल्स बंद कर देंगे, ना हम 100% मेकअप बंद कर देंगे। तो हमें इससे एक गाइडेंस देना है कि हाँ, कम करना है, जहां भी हमारे हाथ में है उसको कंट्रोल करना है। पर जब भी आप ये सब सोचें, पहले मैंने जो पॉइंट्स बताए, जो टॉप 5-10 है, उसके ऊपर ध्यान जरूर देना। घूम फिर के ये ना हो कि हम फिर से उसी छोटी छोटी चीजों पे आ जाएं जो जिसका इम्पोर्टेंस शायद 2% है। मतलब वो पूरे हाथी निकल जाए और हम पूंछ पे अटक जाए, ऐसा ना हो। ये टॉक के बाद कुछ याद न रहे, इतना याद रहे कि रिलेशनशिप्स, 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 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ आहार विहार और विचार के मेरे स्लाइड में से कुछ याद रहे, उसके ऊपर याद डिस्कस करें। जब भी कोई बात करता है कैंसर की, अरे आजकल बहुत कैंसर बढ़ रहा है, अब आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, वो कौन सा सप्लीमेंट लाते हैं, आप ऑर्गेनिक फूड लाते हैं कौन से स्टोर से लाते हैं, वो जब भी कोई पूछे तो उनको बोलो कि आपने भैया ये 10 चीज पहले कर ली है, चलो बाद में हम ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं। तो बिल्कुल सही रिमाइंड बात। कराते रहें, सबको रिमाइंड कराते रहें। ये सबको रिमाइंड कराएंगे तो आपके लाइफ में भी आएगा। और ये आपने बिल्कुल सही बताया, लाइफस्टाइल का हम वही सोचते हैं जब हम वो एक पढ़ाई के बाद करियर के लिए बाहर निकलते हैं और थोड़ी लाइफ चेंज होती है, तब जाके हमें लगता है कि दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल की आप शुरू करें। पर आपने बहुत आई ओपनिंग कुछ कुछ बातें की है कि वो बचपन से फ्रॉम बर्थ टू टू डेथ होती है। कुछ बातें आपने जो ओबेसिटी की कही कि ओबेसिटी इन डायरेक्टली कॉज टू कैंसर रिस्क,
ब्रेस्ट कैंसर की बात की, नाइट शिफ्ट वाला, मतलब सही में कुछ सीक्रेट वाली ही बातें की। नाइट शिफ्ट का बताया आपने, फिर बॉटल ऑफ वाइन का बताया, और डेंटल हाइजीन। नो, आई थिंक मेजोरिटी लोगों को नहीं पता होगा कि डेंटल हाइजीन से भी होता है। एंटीबायोटिक्स का आपने बताया, फिर टू मच ऑफ विटामिन्स, ज्यादातर हम लेडीज लोग को ये होता है आफ्टर 30-35, मोस्ट ऑफ द लेडीज यूज टू टेक मल्टीविटामिन्स ऑन अ डेली बेसिस, तो ये भी शायद एक चौंकाने वाली बात है। प्रोसेस्ड मीट एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, फिर सेडेंटरी बिहेवियर, फिर फायदे वाले भी आपने बात की। ये मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा कि हर रोज एक्सरसाइज नहीं करो पर वीकेंड में भी कर दो, तो हर रोज एग्जैक्टली। करने वाली बेनिफिट है। तो शायद मैं आई कैन सी स्माइल ऑन मेनी फेसेस, तो काफी सारे लोगों को ये बात ज्यादा पसंद आई है। ड्राई फ्रूट वाली बात बहुत अच्छी। पता नहीं आजकल के जनरेशन में जो सही में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे उनसे एग्जैक्ट। बहुत दूर है ये लोग। रुजुता दिवेकर जी जो है डायटिशियन बॉलीवुड की, बहुत वेल नोन है, वो हमेशा उनसे कोई सवाल पूछता है कि हमें क्या खाना चाहिए, उसका एक ही जवाब होता है, जो लोकली ग्रो होता है वो खाओ, और आपके जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स खाते हैं वो खाओ। तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। स्पाइसी फूड तो हम उसमें बहुत बेनिफिशियल है इंडियन सभी, क्योंकि हमें स्पाइसी फूड पसंद है, तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात आपने आहार विहार विचार, नो वन कैन थिंक ऑफ इट कि ये भी कैंसर से रिलेटेड हो सकता है। और आपने रिलेशनशिप 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 3 बार बोला कि कुछ नहीं तो सिर्फ इसको याद रखो, सो वी कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड इन कैपिटल लेटर्स कि हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी, शायद उसको ऐसा कह सकते हैं हम। सो सर आपने बहुत बहुत अच्छी बातें आज हमें बताई। मेरा भी ऑनेस्टली बताऊं, लाइफस्टाइल के बारे में जो मेरा माइंडसेट था, शायद उसमें बहुत बदलाव आया है आपको सुनने के बाद। और मैं समझती हूँ यहाँ जितने भी लोग हैं शायद सबकी मनोस्थिति मेरे जैसी ही होगी। सर किसी को और क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ले सकते हैं हम। मैं मल्टीविटामिन में मैं ये कहूंगा कि सिंपल मल्टीविटामिन इज ओके, आपने जो मेंशन किया, बट जी, हाई डोज विटामिन नहीं लेना है। ओके, या तो जो ऐसे कुछ सप्लीमेंट आते हैं जो कि अमेरिका में बहुत कॉमनली मिलते हैं, जिसमें 20-25 चीजें होती हैं, वो ओके, नहीं लेना है, क्योंकि उसके हमें पता नहीं है सेफ्टी। पर जिसमें लिटिल बिट ऑफ B1 B6 B12 है, फोलिक एसिड है, ऐसे सिंपल विटामिन इज ओके, सर सिंपल विटामिन फिर डेली बेसिस पे ले सकते हैं क्या? जरूर ले सकते हैं। ले सकते हैं तो ले बहुत सकते सारे इंग्रेडिएंट्स मिला के जो करते हैं वो शायद हैं। नहीं लेना है वो नहीं ऐसा। लेना चाहिए शायद, क्योंकि वो ये क्या है, वो कॉमर्शियल हो गया कि अब हमारे विटामिन में, हमारी टैबलेट में 5 चीज है, दूसरा कहेगा हमारे में 10 है, हम दूसरा कहेगा हमारे में हम 20 दे रहे हैं उतने ही प्राइस में। पर ये सब की सेफ्टी पता नहीं है। नहीं है। हमारे बीच में दीपल जी का एक क्वेश्चन है। दीपल जी, यू हैव रेज योर हैंड, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यस। या थैंक यू सर। आपका बहुत अच्छा गाइडेंस रहा, काफी सारी चीजें क्लियर हो गई। मुझे और एक पूछना था, एलोपैथी तो हमने समझा कि उसकी वजह से साइड इफेक्ट होती है ये, पर जैसे मैं आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत रेगुलर बेस पे लेती हूँ, जैसे गिलोय, फिर अभी मेरी कोलेस्ट्रॉल की दवाई चल रही है, तो मैं एलोपैथी नहीं पर लिपिडोम और ऐसी खा रही हूँ। तो क्या आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक भी कंटिन्यूस लेना वो बॉडी के लिए ठीक रहता है या नहीं करना चाहिए? जैसे हर एक चीज में है, मॉडरेशन इज इम्पोर्टेंट। तो कोई भी चीज में ये मत सोचें कि हाँ ये सेफ है इसलिए मैं कितना भी कर लूं, ये आई एम ओके। सबसे सेफ सिंपलेस्ट चीजें जो हैं वो है हवा, पानी, फूड, रिलेशनशिप्स, एक्टिविटी। उसके अलावा हम जो भी करते हैं ओके। वो पोटेंशियली कुछ न कुछ उसके प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक तो एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करना है, दूसरा कोई भी चीजें बहुत लंबे टाइम तक नहीं करनी है इन जनरल। ओके। और जो पहले लिखी हुई थी हेल्दी, वो आज हेल्दी होगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आयुर्वेद लिखा गया
तब जो क्वालिटी की जड़ी बूटियां मिलती थी उसमें और आज में जरूर फर्क है, क्योंकि तब में और अब में जमीन में फर्क है, उसके सीड्स में फर्क है। तो ये हम कैसे मान लें कि उसी लेवल का फायदा हमें आज भी होगा? तो मॉडरेशन में करें सब कुछ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और सर आपकी बातों से मैं मोटा मोटा ये समझी हूँ कि जैसे पहले मुझे बताया गया था कि कैल्शियम की टेबलेट अगर लेते हैं तो 3 महीने लो, फिर 2-3 महीने उसको ड्रॉप कर दो, फिर शुरू करो 2-3 महीने के लिए। तो शायद आपकी बातों से मैं ऐसा ही समझी हूँ कि थोड़ा गैप बीच में कर दो, तो ये सही है? यस, सही है, बराबर। जी। डॉक्टर धीरेन्द्र भाई, आस्क योर क्वेश्चन। जी जी, आपने जो बताया रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप, बहुत ही ये रिलेशनशिप मतलब निस्वार्थ प्रेम, ये थोड़ा एनलाइटन कीजिए ना हमें रिलेशनशिप के बारे में। नहीं, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। निस्वार्थ प्रेम इतना बड़ा टाइटल, आपकी और आपकी स्पाउस की रिलेशनशिप, आपकी और आपके एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, आपके वर्क कलीग्स और इवन आपकी कम्युनिटी, जो आप सोसाइटी में सपोज कोई साथ में कुछ मिलके काम करते हैं या क्लब में कुछ साथ में काम करते हैं, ये सारी चीजें रिलेशनशिप है। और रिलेशनशिप में जो ये रिसर्च में आया है कि जो मेन फैक्टर ये है कि वी शुड हैव अ फीलिंग दैट वी कैन काउंट ऑन दिस पीपल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये मैं इसमें डिटेल में नहीं गया, पर उसमें इन्होंने ये भी कहा था कि स्पाउस के बीच में 80 इयर्स वाले भी रोज झगड़ा भी करते थे, डेली, ऐसे लोग भी थे। सो झगड़े की भी चिंता नहीं है, वो जो नॉर्मली अपने होता है वो इट्स ओके, हाँ। बट वो दोनों को एक विश्वास है अंदर से, ये कोई एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं तेरे लिए हूं, तू मेरे लिए, ये सब। पर एक अंदर से विश्वास है कि हाँ मुझे कुछ हुआ तो मैं अकेली नहीं हूं, मैं अकेला नहीं हूं। ये जो फीलिंग है, दैट इज द क्रक्स ऑफ द रिलेशनशिप। तो सर ये भी मित्रों के कैंसर साथ भी ये होती है। तो सर ये भी कैंसर प्रोटेक्ट करने में यस, हेल्प क्योंकि ये करता जो है? स्टडीज हैं उसमें ये देखा गया है कि ऑल कॉज मोर्टालिटी, उसमें सारे कॉजेज आ गए। अब सारे कॉजेज में सबसे कॉमन क्या है? कार्डियोवास्कुलर नंबर 1 एंड कैंसर इज नंबर 2, बराबर। तो जब आप ऑल कॉज मोर्टालिटी में अगर फायदा है तो बिना कैंसर में फायदा किए आप वो नंबर में जीत नहीं सकते, बराबर। आपके एग्जाम में 2 सब्जेक्ट हैं, नंबर 1 और नंबर 2। आप नंबर 2 में बहुत वीक हैं तो आपका पहला नंबर कैसे आएगा? आप सारे मुख्य सब्जेक्ट में अगर गुड हैं तो ही आप नंबर 1 हो सकते हैं, सही, बराबर है। तो ये जी। सारे और ये द गुड थिंग इज कि हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोटेक्ट्स यू नॉट फ्रॉम कैंसर अलोन, फ्रॉम हार्ट अटैक, स्ट्रोक, रूमेटॉइड प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, डिमेंशिया, मेमोरी लॉसेस, जो वो सब तो सारी चीज में इसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसा नहीं है कि हमें हर एक चीज के लिए अलग अलग करना है, नहीं तो आप सोचिए कितना डिफिकल्ट हो जाए लाइफ, कि हमें हर एक एक्सपर्ट का सुनना है। और आज कैंसर वाले डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा ये करो, कल रूमेटोलॉजिस्ट ने कहा ये करो, तीसरे ऑर्थोपेडिक ने कहा कि भाई आपको ये बोन खराब हो जाएंगे, इसके लिए तो अलग ये करना है। तो करेंगे क्या? पूरे दिन यही करते रहेंगे क्या? तो जिएंगे कब? तो लकीली ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें एक हेल्थी लाइफस्टाइल में साथ में सब कुछ आ जाता है। सही। अब हम लास्ट क्वेश्चन एक इला गज्जर से ले सकते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। यस इला जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे वो पूछना था कि अगर B12 कम है तो उसका इंजेक्शन मेरी डॉटर ले रही है, तो उससे कोई प्रॉब्लम होगा? तो वो भी लिमिटेड पीरियड में लेना है। हाँ। और देखना है कि भाई आपका B12 लेवल फिर बहुत ज्यादा ना रहे।
क्योंकि ये सिंगल विटामिन इन हाई डोज इज नॉट वेरी हेल्दी। थैंक यू। So I'm hoping आपको जवाब मिल गया है। Sir, हाँ। with your consent, I would like to release my next flyer. Sure. Thank you. दोस्तों, ये आज का वाव मोमेंट है जो मैंने बोला था कि लास्ट में कुछ मिलेगा। जैन समाज की भावी दिशा पर बात करेंगे पद्मश्री। जी हाँ दोस्तों, हमारे ये प्लेटफॉर्म पे पहली बार एक पद्मश्री हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। मेरे लिए बहुत गौरव, हम सब के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। इतनी बड़ी हस्ती हमारे मंच पे आ रहे हैं और बात करेंगे जैन समाज की भावी दिशा पे। I request everyone to unmute yourself, please. उनके बारे में बात करूं तो 26 जनवरी 26 सुदेश जी, प्लीज unmute yourself, mute everyone. And 26 जनवरी 22 को अपने गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार ने भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में गिने जाने वाले पद्मश्री पुरस्कार बिहार के इस आचार्य चन्नाश्री जी को दिए हैं और उनको देने का ऐलान किया है। ये बिहार के सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया गया है, जिसमें ये जैन साध्वी आचार्य चन्नाश्री जी ने राजगीर में विरायतन नामक संस्था शुरू कर अपना समग्र जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। विरायतन भारत के बिहार राज्य में गरीबों के लिए फ्री अस्पताल, स्कूल आदि चलाता है। विरायतन was among the first organization presented to provide necessary relief and rehabilitation following the 2001 earthquake in Kutch, Gujarat, the tsunami in 2004 and during the Surat flood in 2006. हमारे लिए ये सच में बहुत गौरव की बात होगी कि पद्मश्री आचार्य चन्नाश्री जी, फाउंडर ऑफ विरायतन, हमारे मंच पर आकर हमसे बात करेंगे। ये सभी धर्मों की बात होगी। टाइटल सिर्फ जैन है पर सभी धर्म एक ही बात करते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ जैन धर्मों की बात होने वाली है, कॉमन धर्म की ही बात होने वाली है। उनके आने की खबर से ही पूरे विश्व की बड़ी बड़ी 6 संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ही संस्था में पूरे विश्व से 65,000 मेंबर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। ऐसी 6 बड़ी बड़ी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, तो ये बहुत बड़े पैमाने पे प्रोग्राम होने जा रहा है जो हमें घर बैठे ही सुनने को मिलने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और ये प्रोग्राम 8 बजे से शुरू होगा। प्लीज माइंड वेल, हमारा आज तक 8:30 से शुरू होता था, ये 8 बजे से शार्प चालू हो जाएगा। लिंक, आईडी, पासकोड इस बार नए हैं, तो हमारा आईडी पासकोड मत डालिए। मैं अभी लिंक और सभी आपसे शेयर कर रही हूँ, वो डिफरेंट है, वो ध्यान में रखें। और लेटेस्ट बाय 7:45 यानी 15 मिनट पहले आप जरूर जुड़ जाइए फॉर द हैसल फ्री एंट्री, क्योंकि जैसा मैंने बताया बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। मैं समझ रही हूँ कि अपने मेंबर्स को बिल्कुल दिक्कत ना आए, इसलिए आप थोड़ा सा जल्दी जुड़ जाए। तो नेक्स्ट सेशन में जरूर हम बहुत बड़ी हस्ती को सुनने वाले हैं। दोस्तों, ये 90th एपिसोड रहेगा। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि मेरी जर्नी 108 पे कंप्लीट होने जा रही है। अभी सिर्फ 18 जर्नी बची है, 18 एपिसोड्स बचे हैं। तो मैं समझ रही हूँ आप लोगों ने यहाँ तक अभी मेरा साथ दिया है। बस 18 सेशंस और 9 जुलाई को इट विल बी अवर लास्ट सेशन। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए। चिराग भाई, मैं आपके लिए क्या बताऊं, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो बर्निंग इश्यू है हमारे लाइफस्टाइल का, कैंसर, उसके बारे में आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी और बहुत सारी नई हमें बातें बताई जो शायद हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बहुत ही उपयोगी होगी। थैंक यू सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। Thank you so much. Thank you everyone for joining and sparing your time. So see you next Saturday, sharp by 7:45. Thank you so much. लीना बेन, नमस्कार। लीना बेन जी, हाँ जी,
વાત કરી શકું 2 મિનિટ? હા ચોક્કસ. ડોક્ટર ચિરાગભાઈ, આપ મને ઓળખો છો, હું ડોક્ટર નીતા વ્યાસ, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ, વીએસ હોસ્પિટલમાં હતી. હાજી આપણે કામ કરેલું જ સાથે. ઓકે, મને ખાસ એ કહેવું હતું કે એટલે મેં આખી આપની ટોક સાંભળી. આઈ એમ અ બ્રેસ્ટ કેન્સર સર્વાઈવર, પણ તમે જે બધી વાત કરીને એ પ્રેક્ટિકલી પોસ્ટ મારું કેન્સર પછીની આખી આ જ લાઈફસ્ટાઈલ મેં આવી જ રીતે ચેન્જ કરી પ્રેક્ટિકલી, અને એટલું બધું ઇટ હેઝ હેલ્પ મી અ લોટ. એક્સેલન્ટ. ટોટલી માય લાઈફસ્ટાઈલ હેઝ ચેન્જ. જે મારા diet, you say in diet, you say in my everyday activities of my life. Because one thing we came to know, okay, it was stress which has affected my life, number one, and the food, because I was like ice cream, cake, chocolates, બધું બહુ જ ભાવતું, અને that is what I feel myself. I went deeply and searched that what was, I didn't know what was the cause, but then I thought I should do all these things, and I have changed my diet, I've changed my lifestyle, and really speaking, all these corona waves have gone, our immunity has so much strengthened up, me and my husband's, that we were lucky we didn't get anything. That is what we felt. This immunity has been given by all these things. And lastly, what you said, relationship, that corona has taught us that yeah, you should keep relationship, with your family, friends. તમે મળવા ના જાઓ, કઈ ની, ફોન થી વાત કરો, એન્જોય કરો, but feel relaxed and free in your life. That is what I have learned from my this post 5 years of my cancer survival. Thank you for sharing. Yeah, fantastic. Yeah, fantastic, નીતાબેન, fantastic. એટલે આપણે બધા ચિરાગભાઈની વાતમાં આહાર, વિહાર, વિચાર અને રિલેશનશિપ, આ ચાર જ યાદ રહે ને તો બી આઈ થિંક ધેટ્સ મોર ધેન એનફ. ચિરાગભાઈ, હાજી સુદેશભાઈ. હા ચિરાગભાઈ, 2-3 વસ્તુ પૂછવાની હતી. એક તો માઇક્રો ઓવન નો રોલ કોઈ ખરો કેન્સરમાં? માઇક્રો ઓવન. બીજું, પ્લાસ્ટિકની જે કોથળીઓ કે થેલીઓ જે આવતી હોય દૂધની કે બીજી શાકસબ્જી ફ્રૂટ્સની, એનાથી કોઈ ચાન્સીસ ખરા જો ફ્રીજમાં આપણે પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ લાંબા સમય સુધી રાખીએ? થર્ડ, વિટામિન્સ, પર્ટિક્યુલરલી કયા વિટામિન્સ કે જે કેન્સર કરી શકે? એટલે જે આપણે આગળ વાત કરીએ એમ કે આપણી લાઈફસ્ટાઈલ આપણે કમ્પ્લીટલી બદલવી શક્ય નથી કે આપણે આપણા ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સ જેવું, પણ જે એમનાથી આ બધી વસ્તુ અલગ છે, જે નવા ગેજેટ્સ છે, નવા કેમિકલ્સ છે, એ બધું આપણે જેટલું ઓછું કરી શકીએ એટલું સારું. એટલે એમાં પ્લાસ્ટિક પણ આવી જાય, એમાં માઇક્રોવેવ ઓવન પણ આવી જાય. અને વિટામિન્સમાં કોઈ એક વિટામિન માટે આપણે સ્પેસિફિક કહી શકીએ એવું નથી, પણ આ જે સ્ટડી હતો એમાં હાઈ ડોઝ B6 અને B12 થી લંગ કેન્સરનું રિસ્ક વધ્યું હતું. એટલે વોટ ઇટ ટેલ્સ અસ ઇઝ કે આપણે બીજા બધા રિસર્ચ થવાની રાહ ના જોઈએ, પણ દરેક વસ્તુ માપમાં લઈએ. એટલે આપણે જે સિમ્પલ બી કોમ્પ્લેક્સ લઈએ ત્યાં સુધી ઓકે છે, પણ પછી કોઈ એમ કે ના વિટામિન એ સારું છે તો આપણે એક કામ કરો, તમે આપેલું 1000 યુનિટ વાળું રોજ લો, કે ભાઈ ડી સારું છે તો એક કામ કરો, તમે હમણાં બહુ જ ડી ખાવાનું ચાલુ રાખો. એવું જે અત્યારે કલ્ચર થઈ ગયું છે ને કે આ સારું આટલું, કોઈ કે ભાઈ હર્બલ ટી સારી, તો લોકો રોજની 5-10 કપ પીવા માંડે. એવું બધું મોડરેશનમાં કરવાનું. Yeah, excess in everything is bad. Yeah. So I'm hoping સુદેશભાઈ તમને તમારો જવાબ મળી ગયો છે. Yeah. So with this note, so with this note, let us complete the session. Thank you so much, everyone. Thank you, Chirag bhai. Thank you so much. Thank you. God bless everyone. Thank you so much, Namin. Thank you, Pankaj bhai. Thank you. It was good listening. Thank you.